सो BTTS सीजन 5 एपिसोड 60 के पार्ट 1 में हमने देखा कि शाओ फैमिली की पावर बढ़ने के साथ साथ पॉइजन सेक्ट भी गेम में एंट्री मारता है। पार्ट 2 के सीन 1 में हम देखते हैं जियान अपने टीचर के दिए हुए पिल फॉर्मूले को रीड कर रहा होता है जो कि लाइफ डिवावरिंग पॉइजन का क्योर होता है, जिसमें टीचर ने अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ होता है। वो बताते हैं कि लाइफ डिवावरिंग पॉइजन काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसका क्योर नहीं हो सकता। अगर पेशेंट की वाइटैलिटी खत्म होने से पहले वो डो हुआंग में ब्रेक थ्रू कर ले, फिर इस पिल का यूज करके पूरे पॉइजन को रिमूव किया जा सकता है। जियान के हाथ में वाइटैलिटी इनहेंसिंग एलिक्सर का फॉर्मूला होता है और वो कहता है ये तो डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। इस पिल का नाम ग्रीन नेदर लॉन्जेविटी पिल होता है। इससे पेशेंट की उम्र 10 साल बढ़ाई तो जा सकती है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि सिर्फ लाइफ में एक ही बार इसे ले सकते हैं। फिर जियान की नजर इस पिल के मटेरियल पे जाती है जो कि होता है ग्रीन नेदर फ्रूट, लॉन्जेविटी किंग स्लरी और एक डिकेड मिलेनियम ग्रीन रैटन। फिर जियान को अपने टीचर की याद आने लगती है तो वो अपनी फोरहेड पे एक बार टैप करता है, जिससे टीचर के द्वारा दी हुई फायर सील बाहर आती है। जियान कहता है जब तक ये फायर सील यहाँ पे है तब तक टीचर अलाइव है, ये मुझे पता है। और फिर उस सील को देख के जियान और भी ज्यादा जोश में आ जाता है। वो कहता है टीचर, मैं अपनी स्ट्रेंथ को बहुत जल्दी इंक्रीज करूंगा और तुम्हें और फादर को बचाने के लिए मैं जरूर आऊंगा। फिर जियान अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता हुआ खड़ा होता है और कहता है कि ये लाइफ डिवावरिंग पिल का फॉर्मूला तो मेरे पास है, लेकिन इसके मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। फिर हमें पीछे से एक सर्वेंट की आवाज आती है जो कहती है यंग मास्टर जियान, प्रिंसेस याओये आपसे मिलने के लिए आई हैं। तो जियान कहता है ठीक है मैं आता हूँ। जियान मन में सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। फिर सीन चेंज होता है और हमें मीटिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसेस याओये और दोनों भाई बैठे हुए होते हैं। तब जियान उस मेड के साथ एंटर करता है। जियान को आते देख प्रिंसेस याओये खड़ी होती है और जियान को ग्रीट करती है। वो जियान से कहती है कि यंग मास्टर जियान, आपसे मिलना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, मैंने आपको कई बार विजिट किया लेकिन अब आपको मिल पा रही हूँ। तो जियान फालतू की बात नहीं करता और पूछता है कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो प्रिंसेस याओये कहती है कि यंग मास्टर जियान ने एक बड़ी प्रॉब्लम को खत्म करने में हमारी रॉयल फैमिली की बहुत मदद करी है, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। क्या मुझे और कोई आने के लिए रीजन चाहिए? तो जियान कहता है आपका आने के लिए धन्यवाद। फिर जियान पीछे सीट की तरफ इशारा करता है और वो दोनों अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जियान कहता है प्रिंसेस याओये, आप सिर्फ मुझसे मिलने के लिए तो नहीं आई होंगी? तो याओये बताती है कि मैंने सुना है यंग मास्टर जियान जामा एम्पायर में एक पावर को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जियान कहता है आपने सही सुना, हमारी शाओ फैमिली के कई सारे दुश्मन हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक पावरफुल फोर्स की जरूरत है। तो प्रिंसेस याओये कहती हैं कि यंग मास्टर जियान को एक रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत होगी। अब जबकि हमारे गोल सेम है तो जामा रॉयल फैमिली आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये सुन के दोनों भाई जियान की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेने वाला जियान था। तो जियान कहता है अगर ऐसी बात है क्या रॉयल फैमिली को और कुछ तो नहीं चाहिए? ये बात सुन के प्रिंसेस सीरियस मोड में खड़ी होती है और कहती है कि हम बस ये चाहते हैं कि यूलन सेक्ट जैसा मैटर दोबारा ना हो। तो जियान कहता है कि प्रिंसेस याओये को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जियान यूनशेन नहीं है। जब तक रॉयल फैमिली शाओ फैमिली की दुश्मन नहीं बनती तब तक जामा रॉयल फैमिली हमेशा हमारी क्लोज एलाय रहेगी और मैं जियान आपकी जामा रॉयल फैमिली की हेल्प को हमेशा याद रखूंगा। अगर रॉयल फैमिली को फ्यूचर में कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं हेल्प जरूर करूंगा। तो प्रिंसेस कहती है कि मुझे यंग मास्टर जियान के कैरेक्टर पे कोई डाउट नहीं है। तभी जियान के सबसे बड़े भाई बोलते हैं कि जहाँ तक बात रही नई पावर को क्रिएट करने की, इसे सबके साथ में डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसेस कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं इस गुड न्यूज का इंतजार करूंगी। फिर वो ताली बजाती है और पीछे से कुछ सर्वेंट्स अपने हाथ में वुडन बॉक्स को लेके आते हैं। प्रिंसेस कहती है ये सारी हर्ब्स हैं, इन्हें ग्रैंडपा ने भेजा है जिससे यंग मास्टर जियान की हीलिंग में मदद हो सके। तो जियान थैंक यू बोलता है और कहता है मेरे रिगार्ड्स अपने ग्रैंडफादर को पहुंचाना। जिस पे प्रिंसेस कहती है बिल्कुल, मैं आपका ग्रेटिट्यूड अपने ग्रैंडफादर को कन्वे जरूर कर दूंगी। फिर प्रिंसेस कहती है कि अब मैं यंग मास्टर जियान का और टाइम नहीं लूंगी, जिसके बाद वो जियान को साइड ग्लैंस मारते हुए चली जाती है। तो जब शाओडिंग एक बॉक्स को ओपन करता है तो एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल स्मेल उसकी नोज में एंटर करती है। जियान कहता है कि जामा रॉयल फैमिली काफी ज्यादा जेनरस है। शाओडिंग कहता है कि लगता है रॉयल जामा फैमिली को हमारी इंक्रीजिंग पावर से कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे शाओली कहता है ऐसी बात नहीं है, बस बात यह है कि वो हमें रेजिस्ट नहीं कर सकते। अगर उन्हें थर्ड ब्रदर के आसपास स्ट्रॉन्ग लोगों का डर नहीं होता तो रॉयल फैमिली इतने सालों से मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से दबी रही है। वो अपने पावर में हर एक कोशिश करते किसी भी नई पावर को राइज होने से रोकने में। जियान कहता है जो भी हो, रॉयल फैमिली की हेल्प से नई पावर को क्रिएट करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे बड़े भाई शाओली कहते हैं कि जब भी हम अपनी पावर को क्रिएट करें हमें मेजर फैमिलीज के साथ साथ एल्केमिस्ट एसोसिएशन को भी ऐड करना चाहिए। इससे हमारा टाइम बचेगा और पूरे जामा एम्पायर का जो फ्रेश टैलेंट है वो हमारे अलायंस में ऐड हो जाएगा। तो जियान कहता है ये अलायंस फलायंस की बात तो मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ, अगर फाइटिंग स्किल्स की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। तो शाओली मजाक मजाक में कहता है कि अच्छा तुम अपनी स्किल्स को बेचकर मोटा पैसा कमाना चाहते हो। फिर कहता है खैर तुम्हारी इंजरीज कैसी है ये बताओ। जियान कहता है कि अभी कुछ दिन लग जाएंगे मुझे पूरी तरीके से हील होने में। तो शाओडिंग कहता है जब तुम पूरी तरीके से हील हो
हो जाओ तो मैं ब्लैक हॉर्न रीजन में वापस जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे शाओ फैमिली की चिंता हो रही है। तभी पीछे से एक सर्वेंट आती है और कहती है कि मिस नालन यानरान आपसे मिलने के लिए आई है। जियान कहता है कि अब वो यहाँ क्या करने आई है। फिर वो सर्वेंट से कहता है कि उसे अंदर इन्वाइट करो। शाओडिंग कहता है कि नालन यानरान से मैं पहले मिला नहीं हूँ, ये हमारी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ भी हो सकती थी। जिसपे शाओली कहता है कि पुरानी ग्रजेस को भूल जाओ, उनका कोई फायदा नहीं है। तभी नालन यानरान एंटर करती है। जियान खड़ा होकर कहता है कि मिस नालन यानरान, और वो सीट की तरफ इशारा करता है। लेकिन नालन यानरान सर हिलाते हुए कहती है कि हम लोग जामा एम्पायर को छोड़ के जा रहे हैं, जाने से पहले मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी। जियान कहता है क्या मतलब जामा एम्पायर छोड़ के जा रही हो? तो नालन यानरान कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ, और जियान उसके पीछे चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें मिस्टी क्लाउड सेक्ट दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था। जब वो दोनों वहाँ पे लैंड करते हैं तो नालन यानरान पूछती है कि क्या इस रिजल्ट को देख के तुम खुश हो? तो जियान कहता है लगता है तुम अभी भी देख नहीं पा रही हो कि किस तरीके से तुम्हारे मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने मेरी शाओ फैमिली को लगभग बर्बाद कर दिया था। तुम्हें लगता है कि मुझे रिग्रेट होगा? तो नालन यानरान कहती है फिर से तुम वही कह रहे हो। वो आगे कहती है कि अगर मैं उस दिन अपनी मैरिज को कैंसिल करने के लिए शाओ फैमिली में नहीं गई होती तो शायद मिस्टी क्लाउड सेक्ट की आज ऐसी हालत नहीं होती। जिसपे जियान कहता है कि रिग्रेट्स की कोई मेडिसिन नहीं है। वो कहता है जो भी हुआ उसकी दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे यूनियन के पास ले जाओ। ये सुन के वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है चलो मेरे साथ आओ। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक माउंटेन की एज दिखाई जाती है जो पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई होती है। फिर वहाँ पे नालन यानरान और जियान की एंट्री होती है। नालन यानरान कहती है कि अगले 3 दिनों बाद मैं और मेरी टीचर जामा एम्पायर छोड़ के चले जाएंगे। टीचर सामने है, तुम जाओ उनसे मिल लो। जियान कहता है कि तुमने डिसाइड कर लिया तुम कहाँ जाओगी? तो वो कहती है पता नहीं, इतना बड़ा डॉची कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे टीचर की इच्छा होगी वहाँ पे मैं जाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यूनियन को उस एज के किनारे पे खड़ा हुआ देखते हैं। वो मुड़ के देखती है और कहती है कि तुम आ गए। तो जियान कहता है कि तुम सच में जामा एम्पायर को छोड़ना चाहती हो? तो यूनियन कहती है कि अब मिस्टी क्लाउड सेक्ट नहीं रहा, मेरा भी यहाँ रहने का अब कोई रीजन नहीं है। वो कहती है कि जामा एम्पायर में मैं कई सालों से फंसी हुई हूँ, अब थोड़ा सा बाहर जाने का मौका मिला है, बुरी बात नहीं है। तो जियान कहता है कि डोची कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है और इतने डेंजरस लोग हैं, क्या तुम्हें इस बात की कोई चिंता नहीं होती? हालांकि जामा एम्पायर बहुत पावरफुल तो रही है, लेकिन तुम यहाँ रहोगी तो सेफ रहोगी। इस बात पे यूनियन स्माइल करती हुई कहती है कि आखिर मैं डो हुआंग की टॉप एक्सपर्ट हूँ, मैं वीक कैसे हो सकती हूँ? वो जियान की तरफ देखती है और कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। तो जियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम जा क्यों रही हो? जियान कहता है क्यों ना तुम यहीं रहो और मेरी हेल्प करो। तो यूनियन कहती है कि तुम शायद समझ नहीं रहे हो, जहाँ पे हम दोनों खड़े हुए हैं मुझे तुमसे अपने टीचर की वजह से रिवेंज लेनी चाहिए, लेकिन तुम जानते हो कि मैं ये भी नहीं कर सकती। फिर वो अपने हाथों से एक रिंग उतारती है और जियान को देती है। कहती है कि इस रिंग में यूनियन सेक्ट की पूरी वेल्थ है, ये उन क्राइम्स की थोड़ी सी कंपनसेशन है जिन्हें मेरे टीचर ने तुम्हारी शाओ फैमिली के खिलाफ करे। जियान यूनियन के हाथों से वो रिंग ले लेता है और फिर वो दोनों सामने देखने लगते हैं। फिर जियान एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है क्या तुम्हें सच में जाना जरूरी है? यूनियन जियान से कहती है कि मुझे इस बात की काफी खुशी है कि हम उस दिन उस माउंटेन रेंज पे एक दूसरे से मिल सके, जिससे मैं तुम्हें जान पाई। तो जियान कहता है उसके बाद भी हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। और फिर वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन जो लौंडे चाह रहे थे वो नहीं हुआ और इस लाइट सेट सीन के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आपको कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन ये कमेंट में जरूर बताना। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसकी वजह से आवाज थोड़ी सी अलग आ रही होगी। अगर सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट नहीं बने हो तो किसका इंतजार है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मजे करो। आई एम शिवम साइनिंग ऑफ।